हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गौतम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज फिर से एक नए वीडियो में, जिसका नाम है बायोलॉजी टेस्ट सीरीज पार्ट 2। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। हमने आज पिछले वीडियो में चैप्टर 1 के बारे में पढ़ा था। आज मैं शुरू करने वाला हूं चैप्टर 2। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज चैप्टर 2 का नया दंगल। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं और चलिए जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? हवा के द्वारा कह रहा है तो कीट परागित, वायु परागित, हवा परागित या इनमें से कोई नहीं। सोचिए सोचिए। कीट परागित पुष्प या वे पौधे होते हैं जिनमें कीटों के द्वारा परागन होता है, जैसे मधुमक्खी, इन सब के द्वारा। वायु परागित यानी कि जो हवा के द्वारा होता है, नहीं। और हवा परागित ये तो वही है। और चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है वायु परागित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अनुनिमलय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। क्या होते हैं? अनुनिमलय पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं, परपरागित होते हैं या ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही ऑप्शन? क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, कमेंट करिए, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए। जी हाँ, ये स्वपरागित ही होते हैं। ठीक है, ये पुष्प जो होते हैं वो अनुनिमलय पुष्प जो होते हैं वो निश्चित रूप से क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। स्वपरागित यानी कि ये खुद से परागित होते हैं, ये परागन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम क्या होता है? एंटोमोफिली भी इसको कहते हैं। एंटोमोफिली यानी कि इसके अंतर्गत किसके बारे में? ऑप्शन है चींटी, कीट, पक्षी, हवा। क्या होगा? एंटोमोफिलस क्या होगा? सोचिए सोचिए, ये वर्ड आपने पहले भी सुना है। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा कीट, क्योंकि कीट परागित पुष्प जो होते हैं उसको एंटोमोफिली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला। नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है। नारियल जो आप खाते हैं उसका तरल एवं गद्देदार पदार्थ क्या होता है? क्या होता है? भ्रूण, अंतःभित्ति, भ्रूणपोष या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन? आप लोगों ने पढ़ा है नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ, समझ रहे हैं? नारियल के अंदर जो पानी होता है वो, और उसके ऊपर जो पदार्थ आप देखते हैं वाइट सा नहीं होता, उजला वाला, जिसको हम खाते भी हैं, तो वो क्या होता है? क्या कहलाता है वो नारियल का? सोचिए। जी हाँ, वो नारियल का भ्रूणपोष ही होता है। ठीक है, भ्रूण वो नहीं होता, अंतःभित्ति भी नहीं होती है, तो वो क्या होता है? वो भ्रूणपोष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है कितनी? मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु समझ रहे हैं? प्राथमिक शुक्राणु समझते हैं? प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स। इसमें ऑटोसोम की संख्या क्या होती है? ध्यान रखिए, ये क्या पूछ रहा है? ऑटोसोम पूछ रहा है, ना कि क्रोमोसोम पूछ रहा है। तो क्या होगा? कितना होगा? जी हाँ, 44 होता है। क्या होता है? 44 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, आप लोग ऐसे ही आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और हम आशा करते हैं कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हम थोड़ी सी भी सहायता कर पाए तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, आप लोग अच्छे मार्क्स से पास करिए, और उसके बाद आपका जब रिज़ल्ट आए तो कमेंट करके बताइएगा
कि सर मेरा रिजल्ट आ गया है और ये हुआ है, आपको बताना होगा, ठीक है। और आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पीय पौधे समझ रहे हो? पुष्पीय पौधे, हाँ, जिसमें पुष्प होते हैं उसमें, उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? N, 2N, 3N या 4N? ठीक है, क्या होगा? क्या होगा? जी हाँ, 3N होगा। क्या होगा? 3N। चलें आगे बढ़ें। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपने देखा। हम बोलते हैं ये है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसकी क्रिया को? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अंड जनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? युग्मक बनने की क्रिया। क्या कह रहा है? ना कि अंडा बनने की क्रिया पूछ रहा है, ना ही ये किसी दूसरे प्रकार का विभाजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? युग्मक बनने की क्रिया को। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा इसका? इसका सही ऑप्शन होगा युग्मक जनन, यानी कि बी यानी कि युग्मक जनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन ये है, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर, तने पर, दोनों ए तथा बी, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ पे पाए जाते हैं? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, बताइए कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हाइड्रीला में जो रंध्र होता है ना, वो पत्ती पे पाया जाता है ना वो तने पे पाया जाता है। तो पत्ती और तना इन दोनों पे नहीं पाया गया, तो दो ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो गए। अब तीसरा ऑप्शन है दोनों ए तथा बी, तो जब वो दोनों ही में से कोई नहीं हुआ तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। परागकण का बाह्यचोल बना होता है, परागकण का बाह्यचोल जो होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन ये रहा, पैक्टोसेलुलोज, लिग्रोसेलुलोज, स्पोरोपोलेनिन या पराग कीट का। किसका बना होता है? बताइए किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। ठीक है, बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा समझ रहे हो क्या होता है? नहीं, आपने एक पौधे के बारे में सुना होगा कि वो उसके फूल के ऊपर अगर कोई कीट पक्षी कोई आके अगर बैठ जाए, कोई भी कीट, तो वो क्या करते हैं? उसको खा जाते हैं। नहीं, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, वही कीटभक्षी पौधा। तो वो कौन कौन से होते हैं आप देख के बताइए। पहला है ड्रोसेरा, दूसरा है नेपेंथिस, तीसरा ए और बी, और चौथा ऑप्शन है आपका हाइड्रीला। नहीं, और मैंने ये पढ़ा चुका है, मैंने पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को। इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मैंने पहले भी पढ़ाया है ऑफलाइन बैचेज में, आप लोग पढ़े भी हैं, आपको याद भी होगा। नहीं, मुझे तो विश्वास है कि आप लोगों को याद होगा। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। आप लोग ना मतलब कमेंट करने में शर्माते बहुत हो। शर्माना नहीं है, आपका जो भी राय होता है हमारे वीडियो के लिए वो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, और आपको यदि ये सेशन अच्छा लगता है कि नहीं ये हमारे लिए और आपके और भी किसी दूसरे दोस्तों के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग। ठीक है, और लगता है कि आगे ये आपके लिए सही रहने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने रिश्तेदारों को भी बताइए, उनको भी कहिए कि वो लोग भी देखें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ना वो क्या होगा? आंसर जो होगा वो दोनों होगा, ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, चलिए देखते हैं। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है। दोहरे द्विनिषेचन आपको हम पढ़ाए होंगे, द्विनिषेचन उसी को कहते हैं दोहरा निषेचन। तो द्विनिषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी होती है? द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन इसको बोल सकते हैं, उसमें भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है कितनी? कितनी संख्या होती है? 2, 3, 4 या 5? तो कितनी होती है केंद्रक की संख्या? तो केंद्रक की संख्या दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन में होती है 5। कितनी होती है? 5। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं, किसमें इंडोस्पर्म करा तथा सेल्यूलोजिक हो जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ें, किसमें इंडोस्पर्म करा तथा सेल्यूलोजिक हो जाता है? आपका पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है फाइटेलिफस जिसको आइवरी बेर कहते हैं, तीसरा है नारियल और चौथा है रेंडी। क्या होगा? आप अपना जल्दी जल्दी आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा? आम होगा, आइवरी बेर होगा, नारियल होगा या रेंडी होगा? क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होता है आइवरी बेर। इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है? करा भी होता है और सेल्यूलोजिक भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हरा नारियल में निहित दूधिया जल क्या होता है? हरा नारियल समझते हैं, डाब जिसको हम कहते हैं, नारियल खरीदते हैं ना नारियल पानी पीने के लिए, तो उसमें जो दूधिया जल यानी वो जो नारियल पानी हम पीते हैं वो क्या होता है? वो लिक्विड चैलेजा होता है, लिक्विड न्यूक्लियस होता है, डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है या लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट होता है? क्या होता है? वो होता है डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, क्योंकि उस समय पे ना उसमें फल नहीं लगते हैं, तो वो उस समय सिर्फ पानी की अवस्था में होता है। इसलिए आप जब उसको फाड़ के देखिएगा उस समय जब आप पानी पी लेते हैं तो तब जब उसको आप फाड़िएगा तो उसमें आपको कोई भी फल अंदर से नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से जनरेटेड नहीं होते, तो वो डीजनरेटेड लिक्विड फ्री होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, सिनर्गिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? तो क्या कह रहा है? सिनर्गिड्स में इसकी संख्या कितनी होगी? मूल कोशिका में कितना है? 14 है, तो क्या हो जाएगा? हाफ होगा। सोचिए, हमको तो लग रहा हाफ होगा, आप देख के बताओ, सोचिए बताइए। 14, 21, 7 या 28? क्या हो जाएगा? सिनर्गिड्स यानी कि हाफ कोशिका, एक कोशिका का आधा भाग। तो एक कोशिका में मूल कोशिका में कितनी? मूल कोशिका का आधा भाग मूल कोशिका, यहाँ पे है मूल कोशिका, तो उसमें 14 है, तो उसके आधे भाग में कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। मक्का में जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होता है उसको क्या कहते हैं? एपोफाइसिस, एस्कुटेलम, कॉलिपोटाइल या एल्यूरिन भित्ति? क्या कहेंगे? मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को, इसको कहेंगे एल्यूरिन भित्ति। ठीक है, बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? 4, 1, 2, 8। कितने बनेंगे? बताइए कितने बनेंगे?
तो 4 एक बार में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से ना नर युग्मक जो होते हैं उसकी संख्या हो जाती है 4। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगली बार ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, तो इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, तो इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी कितनी? 12, 24, 36 या 48? कितनी हो जाएगी? 36। सही ऑप्शन है सी। आगे बढ़ें। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग ने बहुत सुना होगा, नहीं? देखें, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। कौन है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक? स्लाइडेन एवं स्वान, हर्टविग, अरस्तु या वानवीर? स्लाइडेन एवं स्वान नाम सुने हैं आप लोगों? 11th में ही सुने होंगे, 11th में भी आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, कोशिका वगैरह के जब सुने होंगे। तो हर्टविग ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सोच के बताइए। अरस्तु, इनके बारे में आप जानते हैं? इनके बारे में भी आप जानते हैं? नहीं? कौन है ये? अरस्तु जीव विज्ञान के जनक। और चौथा वानवीर, क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एस्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, यानी जिसको नीला कुरंजी हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला कुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। तो विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? ये ना नीला कुरंजी, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। तो ये 12 वर्ष में ना एक बार इसमें पुष्पीकरण होता है। पुष्पीकरण समझते हैं, यानी कि एक बार पुष्प लगता है। पुष्पीकरण का मतलब होता है पुष्प का लगना। ठीक है, तो ये पुष्पीकरण से गुजरता है। तो विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर माह में ये लगा था, यानी कि अभी ये पिछले साल कब लगा था? 2006 में सितंबर अक्टूबर में लगा था। तो यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? आप जरा सोच के बताइए। केरल एवं कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? किस में पाया जाता है? कहाँ पे ये पाया जाता है? किस पहाड़ी क्षेत्र में? तो इसका सही ऑप्शन है केरल एवं कर्नाटक। केरल एवं कर्नाटक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि नीला कुरंजी पाया जाता है। और उसमें जो लास्ट था ना, ये 2006 के सितंबर के आसपास, 2006 में इसमें जो था वो पुष्प लगा था। ठीक है, आगे बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? नहीं, बताइए। बीज को, फल को, एंडोस्पर्म को या भ्रूण को? किसको? सोचिए। एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है, भ्रूण को ही पोषण दिया जाता है। ठीक है, देखें आगे। आवृत बीजी में निषेचन होता है कैसे? कहाँ पे? न्यूक्लियस में, भ्रूणकोश में, अंडाशय में या ओव्यूल में? क्या हो जाएगा? आवृत बीजी में निषेचन कहाँ पे होता है? केंद्रक में तो नहीं होता। कहाँ पे? भ्रूणकोश में। हाँ बिल्कुल सही आंसर। इसका जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? भ्रूणकोश में। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है? निषेचन के बाद बीज बनता है, और बीज का जो बीच वाला आवरण होता है वो किसका बनता है? एम्ब्रायोसेक का, इंटेगमेंट्स का, ओव्यूल का या चैलेजल रीजन का? किसका? एम्ब्रायोसेक का बनेगा? नहीं, तो किसका बनेगा? इंटेगुमेंट्स का। किसका बनेगा? इंटेगुमेंट्स का। आगे बढ़ें। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही सही है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। देखें, निम्नलिखित में
कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है आपका कोरोला, ओब्यूल, कैलिक्स या फल। सोचिए सोचिए, क्या इसमें से ऐसा है जिसकी अनुपस्थिति के कारण किसी में भी निषेचन नहीं हो सकता? तो कौन है वो? कौन है? ओब्यूल। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आपका ओब्यूल, ऑप्शन बी। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा था, आपको याद होगा, एक क्वेश्चन पीछे गया है इसका। पक्षी द्वारा परागन को क्या कहते हैं? पक्षी द्वारा परागन होता है नहीं, पक्षी द्वारा परागन होता है ना, पर परागन को कई भागों में बांटा गया, 5 भागों में तो कम से कम हम जानते ही हैं। नहीं देखें, एंटोमोफिली नहीं, मिर्मिकोफिली, ऑर्निथोफिली या किरोप्टेरोफिली। तो क्या होगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन होगा इसका ऑर्निथोफिली। नहीं, क्या होगा सही ऑप्शन? ऑर्निथोफिली। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी आवृत बीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होगी। किसी आवृत बीजी पता है आपको, उसके भ्रूण पोषक में कोशिका में गुणसूत्र तो होता ही है, तो इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 8, 16, 24 या 48? कितना होगा? 8 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। लीची का खाने योग्य भाग है, लीची खाते हैं ना हम लोग, इसका खाने योग्य भाग क्या है? एंडोस्पर्म, मीजोकार्प, फ्लैसी एरिल या पेरिकार्प? क्या खाते हैं हम? क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म खाते हैं? नहीं। मीजोकार्प? हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्लैसी एरिल। क्या हो जाएगा? फ्लैसी एरिल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक मटर पौधा में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है? एक मटर के पौधा में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी होगी? 400, 500, 600 या 800? कितना होगा? तो सही ऑप्शन इसका होगा 500। नहीं, ठीक है, आगे बढ़े, आंसर बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियस में या इंटीग्यूमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या कहते हैं? इन दोनों के अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या कहेंगे? पॉलीस्पर्मी, क्विफारे, पार्थेनोकार्पिक या पॉलीइम्ब्रायोनी? इसका आंसर हमको लगता है आप में से हर लोग को पता होगा, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। क्या कहेंगे? पॉलीइम्ब्रायोनी। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका सही ऑप्शन है आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एंथर वॉल का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन एंथर वॉल का हिस्सा नहीं है? इंडोथेसियम, इंडोथीलियम, टेपिटम या मिड लेयर्स? क्या होगा? एंथर वॉल का हिस्सा कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है? एंडोथीलियम, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एपार्टस जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? एक एपार्टस जो होता है वो किसका बना होता है? एग सेल का, सिनर्गिड्स का, एंटीपोडल्स का या दोनों ए तथा बी? कि एग सेल का भी और सिनर्गिड्स का भी किसका बना होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ें। चलिए, नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म, ये तो ऑप्शन हो गया, 1 मिनट। हाँ, नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सिंकिटियम कहलाता है? नारियल के
एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सिंकिटियम कहलाता है? नारियल बीज का लिक्विड इंडोस्पर्म गुद्दा, या इंडोस्पर्म का बाहरी स्तर, या इनमें से सभी? क्या होगा? तो इसमें होगा नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या कहलाता है? नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग होता है? वो लिक्विड सिंकेटेरियम भाग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ें। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? नारियल में, अरंड में, मटर में, या मक्का में? किसमें? इसका तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी मटर में। ओके, बिल्कुल सही। चलें आगे बढ़ें। देखिए ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन है ये। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा, सेब, नारंगी, या लीची? बताइए बताइए, बहुत खाते हैं नहीं? चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, क्या होगा? सेब। सेब का ही हम क्या खाते हैं? सेब का जो हम खाते हैं ना वो क्या होता है? उसका पुष्पासन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी का जो शुक्राणु होता है ना उसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है? नाम तो बहुत सुनेंगे आपने, देखा भी होगा शुक्राणु की, यदि आपने संरचना देखी होगी तो आपने, मैं पहले भी ऑफलाइन बैच में पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, इसका फिगर सहित मैंने पढ़ाया है। केंद्रक, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, या सेंट्रियोल? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? जी हाँ, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए तो आज इसी के साथ हम अपने वीडियो के इस सेशन का समाप्त करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं आज के। ठीक है, क्योंकि आज आप लोगों का एक सवाल रह गया है, वो सवाल ये है कि इसमें मैंने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नीचे नहीं दिया। जी हाँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने पता नहीं किया या नहीं किया। अगर किन्हीं लोगों ने बनाया है उसका आंसर, तो वो इस वीडियो के कमेंट में वो आप फ़ोटो खींच के उसका अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले, और आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।